हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो अपने इस डिजिटल मंच के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया था, राजस्थान का इतिहास। उसमें मैंने आपको सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपना पढ़ाया था, जिसका नाम है राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, अब अपन ने बात करते हैं राजस्थान में जो राजवंश हुए, राजपूत राजवंश हुए, उनकी चर्चा करेंगे। तो उनमें जो सबसे पहले नाम आता है वो क्या आता है? चौहान। ठीक है, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि माउंट आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ ने क्या किया था? एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ से उन्होंने क्या, कितनी जातियों की उत्पत्ति की थी? 4। कौन कौन सी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और सबसे अंत में चौहान। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए अपन सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखिए, चौहानों का इतिहास शुरू होता है सांभर प्रदेश से। कहां से शुरू होता है? सांभर प्रदेश से। ठीक है, यानी जयपुर, अजमेर, इसमें जयपुर का तो थोड़ा सा ही भाग है, लेकिन अजमेर का जो चारों तरफ का भाग है, उस भाग को अपन प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? इस सांभर के नाम से जानते थे। और यूं कहें, क्योंकि ये जो सांभर क्षेत्र था, ये 1.25 लाख गांवों में फैला हुआ था। कितने गांवों में? 1.25 लाख गांवों में फैला हुआ था। इसलिए इस सांभर को प्राचीन काल में एक नया नाम दिया जाता था, जिसका नाम है सपाद लक्ष। ठीक है, यानी 1.25 लाख गांव होने के कारण सांभर को किस नाम से जानते थे? सपाद लक्ष के नाम से जानते थे। ठीक है, उसके बाद में यहां पर अपन बात करें, सांभर प्रदेश में जो चौहान वंश हुआ था, यानी सांभर प्रदेश की प्राचीन राजधानी, यह तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल जब भी कोई प्रदेश की बात करते हैं अपन, तो उस प्रदेश की प्राचीन काल में या जो भी राजवंश हुआ था उस प्रदेश में, उस राजवंश की कोई न कोई राजधानी रही होगी। ठीक है, तो इस सांभर प्रदेश में चौहान वंश हुआ था, तो जाहिर सी बात है चौहानों की सबसे प्राचीन राजधानी, जिसका नाम क्या है? अहि छत्रपुर। क्या नाम है? अहि छत्रपुर। और ये अहि छत्रपुर वर्तमान नागौर जिले का क्या था? प्राचीन नाम था। ठीक है, यहां तक अपन ने दो तीन बातें क्लियर कर ली कि चौहान सबसे पहले कहां पर आए थे? सांभर प्रदेश में। सांभर प्रदेश को, चूंकि इस गांव में 1.25 लाख, इस प्रदेश में 1.25 लाख गांव थे, इसलिए इस सांभर प्रदेश को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? सपाद लक्ष के नाम से जानते थे। और इस सांभर प्रदेश की सबसे प्राचीन राजधानी कौन सी थी? अहि छत्रपुर। और अहि छत्रपुर वर्तमान में किस जिले का नाम है? नागौर जिले का प्राचीन नाम। ठीक है, अब उसके बाद चर्चा करते हैं, एक नाम आता है कुलदेवी, और एक आता है कुल देवता। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन कुलदेवी की। नॉर्मली जितने भी राजवंश हुए हैं भारत में, या हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जितने भी राजपूत राजवंश हुए, उनकी कोई न कोई एक कुलदेवी और एक कुलदेवता होता था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुलदेवी की। तो सांभर प्रदेश के चौहानों की कुलदेवी का नाम है शाकंभरी माता। क्या नाम है? शाकंभरी माता। ठीक है, इनका एक मंदिर, जो मुख्य मंदिर माना जाता है, वो तो कहां पर है? सांभर में। दूसरा मंदिर है इनका
उदयपुर वाटी में, और जो तीसरा मंदिर है वो है यूपी में। ठीक है, जो मुख्य मंदिर है शाकंभरी माता का वो तो कहाँ है, सांभर में। दूसरा जो मंदिर है वो कहाँ पर है, उदयपुर वाटी में। और तीसरा जो मंदिर है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब एक ही किसी एग्जाम में, अभी राजस्थान के एग्जाम में एक साल प्रश्न पूछा गया था कि देवयानी तीर्थ, देवयानी तीर्थ किसे कहा जाता है। ठीक है, देवयानी तीर्थ है किसे कहा जाता है, तो वो ध्यान से समझना। ये देवयानी तीर्थ इसी शाकंभरी माता के मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा शाकंभरी माता का एक उपनाम भी है, तीर्थों की नानी। नाम क्या है, तीर्थों की नानी। आपको दो चीजें यहां पर याद रखनी है, एक तो देवयानी तीर्थ कहां पर है, शाकंभरी माता का मंदिर है, वहां पर देवयानी तीर्थ स्थित है। और यानी हम यूं कहें कि शाकंभरी माता के मंदिर को ही क्या कहते हैं, देवयानी तीर्थ कहते हैं। और तीर्थों की नानी भी किसको कहते हैं, शाकंभरी माता को कहते हैं। ठीक है, मुख्य मंदिर कहाँ है, सांभर में। दूसरा मंदिर कहाँ है, उदयपुर वाटी में। और तीसरा मंदिर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं। उसके बाद चलो अपन आगे शुरुआत करते हैं अपने इस वंश की। तो देखिए, सांभर में चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने। किसने की थी भाई, वासुदेव चौहान ने। कब की थी, 551 ईस्वी में। कब की थी भाई, 551 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि चौहान वंश की स्थापना करने वाला वासुदेव चौहान था, इसीलिए वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष व संस्थापक कहा जाता है। आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक, ये तीनों नाम किसके हैं, वासुदेव चौहान की। क्यों, क्योंकि इन्होंने किसकी स्थापना की थी, चौहान वंश की स्थापना की थी। कहां पर, सांभर में। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और आती है कि वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का, सांभर झील का निर्माण करवाया था। और सांभर झील आप सब जानते हो कि राजस्थान में खारे पानी की झील है। क्या है, राजस्थान में खारे पानी की झील है। और यूं कहें अपन, राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी नमक उत्पादक झील है। ठीक है, अब ये जो बात है, नॉर्मली अपन बुक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं कि राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो सब की सब क्या हैं, 33 महासागर का अवशेष है। तो यहां पर एक प्रश्न आता है दिमाग में कि भाई खारे पानी की झील जब 33 महासागर की अवशेष हैं तो इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने कैसे करवाया। तो यहां पर भी एक ये अपवाद की स्थिति है। ये क्या है भाई, अपवाद की स्थिति है। ये ध्यान में रखनी है आपको बात, क्योंकि ये जो बात है यह बात हमें एक अभिलेख में मिलती है। किस में मिलती है, अभिलेख में मिलती है। और ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख चौहान वंश के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। ठीक है, और वो अभिलेख कौन सा है, बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख। शायद नाम ने सबने सुना है, बिजोलिया का शिलालेख या बिजोलिया का अभिलेख सबने सुना है नाम। तो बात करते हैं अपन इस बिजोलिया अभिलेख की। तो बिजोलिया अभिलेख है वो सन 1170 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। लिखने वाला था
सॉरी, इसका जो रचयिता था वो तो था गुणभद्र। गुणभद्र तो क्या था? इसका रचयिता। ठीक है। और एक व्यक्ति का नाम आता है गोविंद। इस गोविंद नामक व्यक्ति ने यह अभिलेख लिखा था। ठीक है। और कहां लिखा था इन्होंने? पार्श्वनाथ मंदिर में। कहां लिखा था भाई? पार्श्वनाथ मंदिर में। ठीक है। और ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है वो नाम से स्पष्ट है, बिजोलिया में है। और बिजोलिया वर्तमान में कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है भाई? भीलवाड़ा जिले में है। इसके साथ साथ अपन बात करें कि जब 1170 में ये अभिलेख लिखा गया था उस समय शासक कौन था? तो शासक भी ले लो। तो शासक था यहां पर पृथ्वीराज चौहान के पिताजी सोमेश्वर चौहान। कौन थे भाई इस टाइम पर? पृथ्वीराज चौहान के पिताजी सोमेश्वर चौहान इस समय चौहानों के शासक थे। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। देखिए, दोबारा समझिए इस लाइन को क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि सांबर झील यानी वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। यह क्या है? एक अपवाद है। क्यों? क्योंकि हमें यह बात केवल इस बिजोलिया अभिलेख में मिलती है। ठीक है। इसलिए अपन इस बात को अपवाद स्वरूप ही मान सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, बिजोलिया अभिलेख के बारे में 4-5 क्वेश्चन है। जैसे बिजोलिया अभिलेख हमें प्राप्त कहां से हुआ है? भीलवाड़ा से। कब लिखा गया था? 1170 में। किसने लिखा था? सॉरी, रचना किसने की थी? गुणभद्र ने। और लिखा किसने था? गोविंद ने। और गोविंद ने ये लिखा कहां पर? पार्श्वनाथ मंदिर में। और ये पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर है? भीलवाड़ा में है। और किसके समय में लिखा गया था? चौहान शासक सोमेश्वर चौहान के समय यह अभिलेख लिखा गया था। ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। ये तो बात हो गई वासुदेव चौहान की। अब आगे देखिए, नंबर 2 व्यक्ति आता है गुवक। सॉरी, गुवक प्रथम तो बाद में आएगा। इससे पहले अपन एक चर्चा और कर लेते हैं। एक शासक और आएगा बीच में। वासुदेव चौहान के बाद में नाम आता है दुर्लभ राज चौहान का। किसका नाम आता है? दुर्लभ राज चौहान का। ठीक है। ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए, राजस्थान में जितने भी वंश हुए थे वो लगभग वंश के शासक प्रतिहारों के सामंत थे। किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। ये लो, यानी हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीन वंश कौन सा माना जाता है? प्रतिहार वंश माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बाद में राजस्थान में जितने भी वंश हुए हैं सब के सब किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे, यानी सरदार थे, उनके दरबार में काम करते थे। बाद में जब प्रतिहारों की शक्ति क्षीण हुई, यानी प्रतिहारों की शक्ति कम हुई, तब उन्होंने क्या कर लिया? अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपनी अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इसी प्रकार ये जो दुर्लभ राज चौहान था ये भी प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था। किसका सामंत था भाई? वत्सराज का सामंत था। और वत्सराज के बारे में आप सब जानते हो कि इस वत्सराज के समय में क्या क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था भाई? त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या है यह त्रिपक्षीय संघर्ष? दिमाग में आ रहा होगा प्रश्न। तो त्रिपक्षीय संघर्ष ये देखो, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, किसकी मृत्यु हुई थी? हर्षवर्धन की। ध्यान से समझ गया अपन। यहां पर हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो इस मृत्यु के बाद हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, कौन सी राजधानी थी? कन्नौज।
इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, ध्यान से समझिएगा ये लाइन, कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए भारत की 3 महाशक्तियों में, कितनी 3 महाशक्तियों में यह संघर्ष शुरू हुआ था। और इसी संघर्ष को अपन किस नाम से जानते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। वो त्रिशक्तियां कौन कौन सी थी? नंबर 1 प्रतिहार, नंबर 2 जो कि पूर्वी भारत में थी पाल, और तीसरी जो दक्षिण भारत में थी राष्ट्रकूट। ये 3 वंश हुए थे भारत में। कौन कौन से? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये पश्चिमी भारत में हुआ, ये पूर्वी भारत में, और ये दक्षिणी भारत में हुआ था। ठीक है, तो इन तीनों में इस कन्नौज को लेकर के जो संघर्ष हुआ था, उसी संघर्ष को अपन किस नाम से जानते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। ये काफी बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य हुआ था। तब आपको ध्यान में रखनी है क्या बात? कि प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में यह त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अब दिमाग में आ रहा होगा सर यहां पर इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं अपन? तो वो इसलिए ही कर रहे हैं यहां पर क्योंकि जो वत्सराज था, इसी वत्सराज के समय इस प्रतिहार, इस त्रिपक्षीय संघर्ष का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था भाई? प्रारंभ हुआ था। अब जब प्रारंभ हुआ तो इन्होंने सबसे पहले पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। किसको पराजित किया था भाई? धर्मपाल को पराजित किया था। ठीक है, लेकिन इस प्राजेक ने, इसको पराजित करने में वत्सराज के साथ साथ किसका योगदान था? दुर्लभराज चौहान का भी योगदान था। ठीक है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि किस चौहान शासक ने सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? वो कौन था? दुर्लभराज चौहान। इसने क्या किया था? वत्सराज के साथ मिलकर किसको पराजित किया? पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। दूसरी बात, इसके काल में, इस दुर्लभराज के काल में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। इसके काल में क्या हुआ था भाई? प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था दुर्लभराज चौहान के काल में। क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ था, तो क्या नाम बताना है? दुर्लभराज चौहान के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, तीसरा जो व्यक्ति का नाम आता है वो आता है आपका गुवक प्रथम। ठीक है, एक एक दो बातें हैं इनके बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं अपन। गुवक प्रथम, इसकी एक ही विशेषता है कि इसने, क्या नाम है उसका, देखिए अपना जो मंदिर है हर्षनाथ का मंदिर, क्या नाम है? हर्षनाथ का मंदिर है। आप सब जानते हो कहां पर है? सीकर में। तो इस हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस गुवक प्रथम ने करवाया था। ठीक है, आप सब जानते हो कि कालांतर में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था। ठीक है, उसके बाद नाम आता है, गुवक प्रथम के बाद में नाम आता है चंद्रराज। क्या नाम आता है? चंद्रराज। अब चंद्रराज की खुद की तो कोई विशेषता नहीं है, लेकिन इसकी जो पत्नी थी, इस पत्नी को, इसी पत्नी के कारण ही हम चंद्रराज का नाम याद रखते हैं। इसकी पत्नी का नाम था आत्मप्रभा। क्या नाम था? आत्मप्रभा, जो एक योगी थी। क्या थी? एक योगी थी, या हम यूं कह सकते हैं कि तांत्रिक विद्या में निपुण थी। कौन सी विद्या में निपुण थी? तांत्रिक विद्या में निपुण थी।
ये क्या करती थी, पुष्कर में जो शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर के पास पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की पूजा करती थी। ठीक है, पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर ये आत्म प्रभा क्या करती थी, महादेव की पूजा करती थी। इसलिए महान शिव भक्त होने के कारण इस आत्म प्रभा को अपन इतिहास में रुद्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं इतिहास में, रुद्राणी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां पर। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रराज के बाद में नाम आता है एक शासक हुआ था जिसका नाम है सिंहराज। क्या नाम है, सिंहराज। इसकी वैसे तो कोई विशेषता नहीं है, लेकिन अपन इसको इसलिए याद रखते हैं क्योंकि ये चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ था। ये क्या हुआ था भाई, प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ था। और इसने महाराजा धीराज, ठीक है, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, स्वतंत्र शासक का मतलब क्या हुआ कि यह क्या नाम, उस प्रतिहारों की सामंतवादी व्यवस्था से क्या हो गया था, मुक्त हो गया था और इसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, चलिए फिर बाद में नाम आता है एक व्यक्ति जिसका नाम आता है पृथ्वीराज प्रथम। ध्यान से समझिएगा यहां पर, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको उन शासकों के नाम नहीं बता रहा हूं जिनकी कोई इतिहास में उपलब्धि ही नहीं है, उनको अपन को याद नहीं करना है। इससे पूर्व दुर्लभ राज सेकंड भी आया था, गोविंद नाम का व्यक्ति भी आया था, आपका विग्रह राज भी आया था। इसके बाद आपका क्या नाम है, जो दुर्लभ राज सेकंड, गुवक सेकंड भी आया था, लेकिन इनको अपन याद नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कोई विशेषता नहीं है, और विशेषता है भी तो वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, इस पृथ्वीराज प्रथम की भी वैसे तो कोई विशेषता नहीं है, लेकिन इसके समय में इसका एक मंत्री हुआ करता था और उस मंत्री का नाम है राजा हट्टड़। क्या नाम है, राजा हट्टड़। ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। इस राजा हट्टड़ ने क्या किया था, सीकर जिले में जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान से समझिएगा लाइन। पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा हट्टड़ ने क्या किया था, जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जीर्ण माता के बारे में आप सबने सुना है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जिसके गीत, जिनको क्या कहते हैं अपन, चिरजा कहते हैं। क्या कहते हैं, चिरजा कहते हैं, यानी जीर्ण माता के गीतों को क्या कहते हैं, चिरजा कहते हैं। और जीर्ण माता के गीत क्या होते हैं, सबसे लंबे गीत होते हैं। क्या होते हैं, सबसे लंबे गीत होते हैं। और इनके गीतों में करुण रस की प्रधानता होती है। कौन से रस की प्रधानता होती है, करुण रस की प्रधानता होती है। दोबारा समझिएगा लाइन। पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा हट्टड़ ने जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरी चीज, जीर्ण माता मंदिर के गीतों, जीर्ण माता के गीतों क्या कहते हैं, चिरजा कहते हैं। और ये चिरजा क्या होते हैं, सबसे लंबे गीत होते हैं। और इन गीतों में कौन से रस की प्रधानता होती है, करुण रस की प्रधानता होती है। ठीक है, हाँ, अब देखिएगा यहां पर एक शासक रह गया बीच में, जो मैं आपको बता देता हूं। एक बीच में नाम आता है विग्रह राज नाम का शासक।
क्या नाम आता है? विग्रह राज। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर इस विग्रह राज ने क्या किया था? गुजरात के शासक मूलराज को पराजित करके, किसको पराजित करके? गुजरात के शासक मूलराज को पराजित करके गुजरात के बड़ौच में, गुजरात के बड़ौच में एक माता का मंदिर बनवाया था, और उस माता के मंदिर का नाम क्या है? आशापुरा माता। क्या नाम है? आशापुरा माता। ठीक है, दोबारा समझिएगा। विग्रह राज नामक शासक ने गुजरात के शासक मूलराज को पराजित करके गुजरात के स्थान बड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये देखिए, अब देखिए यहां पर जो सांबर का चौहान वंश है, इस चौहान वंश को तो अपन यहां पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद में इसमें शासक और कोई विशेष नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए अपन ने शुरू से क्या पढ़ा, दोबारा समझिएगा एक बार। हाँ, ये देखिएगा, अपन चौहानों का इतिहास शुरू किया। सांबर प्रदेश में चौहान वंश हुआ था सबसे पहले। ठीक है, हाँ, सांबर प्रदेश में हुआ। सांबर प्रदेश की प्राचीन राजधानी अहिछत्रपुर, और यह किसका प्राचीन नाम था? नागौर जिले का प्राचीन नाम था। सांबर प्रदेश को प्राचीन काल में क्या कहते थे? सपातलक्ष कहते थे। और सपातलक्ष क्यों कहते थे? क्योंकि इस प्रदेश में कितने गांव थे? 1.25 लाख गांव थे, इसलिए इसको क्या कहते थे? सपातलक्ष कहते थे। सांबर के चौहान वंश की कुलदेवी कौन सी थी? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता को क्या कहते हैं अपन? देवयानी तीर्थ भी कहते हैं, और तीर्थों की नानी भी कहते हैं। इसके मंदिर 3 स्थानों पर हैं। मुख्य मंदिर कहाँ है? सांबर में। दूसरा मंदिर कहाँ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। और तीसरा मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद चर्चा की थी अपन ने, हाँ, शासक आता है नाम वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने सबसे पहले इस चौहान वंश की स्थापना की, इसलिए इसको आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहते हैं। एक अपवाद स्वरूप नाम आता है कि सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने किया था, और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। बिजोलिया शिलालेख कहाँ का है? भीलवाड़ा से हमें मिला है। 1170 ईस्वी का है। किसके शासनकाल का है? सोमेश्वर चौहान के शासनकाल का है। रचयिता कौन है? गुणभद्र। किसने लिखा? गोविंद ने लिखा। यहां पर एक चीज और याद रखना कि बिजोलिया शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और कहां से प्राप्त हुआ है हमें? बिजोलिया में जो पार्श्वनाथ मंदिर है उससे हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। हाँ, उसके बाद नाम आता है दुर्लभ राज चौहान का। दुर्लभ राज चौहान के समय प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, और ये सब क्या थे? प्रतिहारों के सामंत थे। ये दुर्लभ राज चौहान किसका सामंत था? वत्सराज का। अब यहां पर अपन बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वत्सराज के समय जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के मध्य हुआ? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ। किस लिए हुआ? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए यह त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की? वत्सराज ने। किसे पराजित करके? पाल शासक धर्मपाल को पराजित करके। और इस धर्मपाल को पराजित करने में चौहान शासक का योगदान था। इस दुर्लभ राज चौहान का योगदान था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था एक शासक आया था जिसका नाम है गुहक प्रथम। इसने क्या किया? और सीकर जिले में हर्षनाथ का मंदिर बनवाया था, और जाहिर सब जानते हैं अपन कि इस मंदिर को किसने तोड़ा था? मुगल सम्राट औरंगजेब ने तोड़ा था। उसके बाद नाम आता है चंद्रराज, जिसकी पत्नी का नाम आत्म प्रभा था। ये क्या करती थी?
ये एक योगी थी और तांत्रिक विद्या में निपुण थी। ये प्रतिदिन पुष्कर में, शिव मंदिर में, या हम यूं कहेंगे पुष्कर के शिव मंदिर के पास पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की पूजा करती थी। इसलिए इसको इतिहास में अपन किस नाम से जानते हैं? रुद्राणी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन। हाँ, उसके बाद व्यक्ति का नाम आता है सिंहराज। ये चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसके बाद मैंने बताया था कि पृथ्वीराज प्रथम हुआ, लेकिन उससे पूर्व कौन हुआ था? विग्रहराज। इस विग्रहराज ने गुजरात के मूलराज को पराजित करके, ये मूलराज था चालुक्य वंश का। कौन से वंश का था भाई? ये चालुक्य वंश का। और इसी चालुक्य वंश को अपन क्या कहते हैं? सोलंकी वंश भी कहते हैं भाई। ध्यान से समझना ये लाइन। ये मूलराज कौन से वंश का था? चालुक्य वंश का था। और इसी चालुक्य वंश को अपन किस नाम से जानते हैं? सोलंकी वंश के नाम से भी जानते। इस मूलराज को पराजित करके गुजरात के बड़ौच में कौन सी माता का मंदिर बनवाया? आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। उसके बाद नाम आता है पृथ्वीराज प्रथम। इसकी खुद की तो कोई विशेषता नहीं है, लेकिन इसका एक मंत्री था जिसका नाम है राजा हट्टड़। क्या नाम है? राजा हट्टड़। इसने क्या किया? सीकर जिले में जीर्ण माता का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया भाई? जीर्ण माता का मंदिर बनवाया। ठीक है। अब जीर्ण माता के बारे में 2-3 बातें हैं जो मैंने बता चुका हूं यहां पर, कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जिसका गीत सबसे लंबा होता है, और इनके गीतों को क्या कहते हैं? चिरजा कहते हैं। और इसमें कौन से रस की प्रधानता होती है? करुण रस की प्रधानता होती है। ठीक है। यहां पर अपना क्या होता है? चौहान वंश का जो प्रथम पार्ट है, यानी सांबर का चौहान वंश है, वो यहां पर क्या होता है? समाप्त होता है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे शासकों के नाम आते हैं, लेकिन उन शासकों की इतिहास में कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक है। ओके, कल अपन जब चैप्टर दूसरा शुरू करेंगे तो पढ़ेंगे अपन अजमेर का चौहान वंश, क्योंकि यहां से सांबर से चौहान वंश का समापन होने के बाद में कहां से शुरू होता है? अजमेर से चौहान वंश की शुरुआत होती है। ठीक है। तो कल पढ़ेंगे अपन क्या? अजमेर का चौहान वंश। ठीक है। फिर ओके, यदि दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है, प्रश्न, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या कोई प्रश्न है आपका, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका उत्तर आपको तुरंत दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।